अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी फोरेंसिक मेडिसिन के ब्लॉक 7 के प्रैक्टिकल्स। इसके अंदर जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। इस फॉर्म कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं अंदर, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे फिल करते हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको NRA से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सारी बेसिक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बुक के अंदर लिखी हुई है, सारा कुछ मैं वहीं से आपको समझा दूँगी। सर्टिफिकेट भी साथ अटैच्ड है और फिर हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसको फिल कैसे करते हैं वो सारा कुछ देखेंगे। So, why is it necessary to certificate the cause of death? It is certification of cause of death is a highly important and essential duty of the medical practitioners. कौन लिखता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट कौन लिखता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ कौन लिख रहा है? मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख रहा है। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल एग्जामिनर लिख रहा है। मेडिकल ऑफिसर नहीं, मेडिकल एग्जामिनर लिख रहा है। ठीक है, जो ऑटोप्सी कंडक्ट करवाता है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट लिखता है। ठीक है, और कॉज ऑफ डेथ जिसने भी सारी फाइंडिंग्स ली हैं वो ही मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो कॉज ऑफ डेथ की सर्टिफिकेशन करेगा। ठीक है, पुलिस ये काम नहीं कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर हिज गाइडेंस। अच्छा, हॉस्पिटल में भी हो सकता है कि कोई पेशेंट आया इमरजेंसी में, उसकी डेथ हो गई, तो डॉक्टर जो हैं वो कॉज ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट लिखेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो ऑटोप्सी सेंटर में हो रहा है ऐसा, तो ये ज़रूरी नहीं है। वर्ल्ड WHO हैज़ फॉर हिज गाइडेंस डिज़ाइन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। जो भी मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था दैट वाज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। हर जगह सेम होता है। जिना हॉस्पिटल में भी यही यूज़ हो रहा है, जनरल हॉस्पिटल में भी यही यूज़ हो रहा होगा, म्यू हॉस्पिटल में भी यही यूज़ हो रहा होगा, और सर्विसेज में भी। तो हर जगह ये तो सेम होता है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्मिटी है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये सेम चल रहा है, विच हैज़ सिंस बीन अडॉप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इवन पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा चल रहा है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वाइल प्रिपेयरिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, उन्हें 3 सवालों के जवाब आने चाहिए जब वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ लिखने जा रहे हैं। वो 3 सवाल क्या हैं? वट वॉज द कॉज ऑफ डेथ, कि उसकी मौत की, जो भी डेथ हुई है जिस पर्सन की, उसकी मौत की डायरेक्ट कॉज क्या थी, कैसे मरा वो, क्यों मरा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट इज मेंट बाय कॉज इफ सेवरल मॉर्बिड कंडीशंस आर कंसर्न। अब उसको फॉर एग्जांपल उसकी डेथ होगी, आपने देखा उसके अंदर बहुत सारी 3 से 4 बीमारियां थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए वाइल राइटिंग द कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट कि कौन सी प्राइमरी कॉज है जो उसकी डेथ की वजह बनी है। ठीक है, इन सारी मॉर्बिड कंडीशंस में से। और थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ बेस्ट कैन आई एक्सप्रेस ऑन द फॉर्म व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और आपने फॉर्म के ऊपर उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करना है जो कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर समझ सके। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने क्यों समझना है? क्योंकि अब आपकी गवर्नमेंट में जितनी भी डेथ्स होती हैं वो सारी रिकॉर्ड होती हैं, रिपोर्ट की जाती हैं वहाँ पर कि इस पर्सन की डेथ सर्टिफिकेट बनाए क्यों जाते हैं, ताकि डेथ्स रिपोर्ट हो। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बर्थ रिपोर्ट हो। पूरा एक कंट्री का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चल रहा होता है कि इतने दिन में इतने लोगों की बर्थ हुई है, इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो इट इज़ फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग। तो उसके लिए आपने जो है क्लियरली फॉर्म पर जो है वो हर चीज़ को एक्सप्रेस करना है, कब हुई कॉज ऑफ डेथ, वो सारा कुछ। ठीक है, तो फॉर्म पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है और फिर हम देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे कैसे करना है। तो स्टेटमेंट्स ऑन द फॉर्म, अब फॉर्म को देख लेते हैं साथ साथ। ये हमारे पास फॉर्म है। अगर आप देखें तो इसके बेसिकली 2 सेक्शंस हैं, एक ये सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में 2 सवाल हैं, A B, ये 2 सवाल हैं और C दूसरे वाले का ही एक और ऑप्शन है। ठीक है, और सेक्शन 2 में एक ही सवाल है। ठीक है, उसके सामने उसका जो है वो ब्लैंक है, उसके सामने आपने उसका जो है वो आंसर करना है। दूसरी बात, इस फॉर्म के नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है कि ये जो फॉर्म है कॉज ऑफ डेथ का, इसमें आप जो है मोड ऑफ डेथ नहीं लिखेंगे। इसमें आपने मोड ऑफ डेथ नहीं लिखना कि वो हार्ट अटैक से मर गया है जी, उसको सांस नहीं आ रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई थी, एस्थमा हो गया और वो मर गया। नो, आपने अंडरलाइंग कॉज लिखनी है जो जिसकी वजह से वो मरा। ठीक है, वो डिजीज़ लिखनी है, वो इंजरी लिखनी है, वो कॉम्प्लिकेशन लिखनी है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो आपको मोड ऑफ डेथ में और कॉज ऑफ डेथ में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोड ऑफ डेथ आपने इस पर नहीं लिखना। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं कि जो ये जो 1 वाला सेक्शन है, इसमें जो 2 सवाल हैं, इसमें पहला सवाल है कि डिजीज़ और कंडीशन जो कि डायरेक्टली उसकी डेथ की वजह बनी। ठीक है, उसको हम कहेंगे, वो फर्स्ट सेक्शन में आएगी जो उसकी मॉर्बिडिटी की डायरेक्ट वजह है। फिर आएगी एंटीसीडेंट कॉजेज, जो उससे पहले कुछ बीमारियां उसको और थी जिसकी वजह से वो प्राइमरी कॉज बनी। ठीक है, पहले लेट सपोज को A बीमारी थी। ठीक है, फिर लेकिन उसकी मौत B बीमारी की वजह से हुई। अब A बीमारी ही B बीमारी की वजह बनी है, तो वो जो A बीमारी है दैट इज़ द एंटीसीडेंट कॉज ऑफ द डेथ। तो इसमें मॉर्बिड कंडीशन हो सकती हैं, इफ़ एनी गिविंग राइज टू द अबव कॉज स्टेटिंग द अंडरलाइंग कंडीशन लास्ट। ठीक है, और ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी होती हैं। कॉज ऑफ डेथ तो डेथ की नियरेस्ट होगी ना, उसके बाद फिर उससे एक नंबर पीछे, फिर उससे और जो पास्ट में थी, फिर मज़ीद पास्ट में आप जाएंगे। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है आपने। और दूसरा सेक्शन है अदर सिग्निफिकेंट कंडीशंस कंट्रीब्यूटिंग टू डेथ, ऐसी कंडीशंस जो कि बहुत ही इनडायरेक्टली डेथ की वजह बनी है, डायरेक्ट उनका कॉज से कोई लेना देना नहीं है। डेथ में ज़रूर वो पार्ट प्ले करी हैं बट उनका इस कॉज से फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है,
तो ये इस फॉर्म के पार्ट्स हैं। इसमें आपने वो कंडीशंस लिखनी है और यहाँ पर आपने लिखना है कि उन कंडीशंस में और उनके ऑनसेट में और डेथ में इंटरवल कितना था, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो आपने अप्रॉक्सीमेट इंटरवल लिखना है बिटवीन द ऑनसेट ऑफ दैट कंडीशन एंड द डेथ। तो अब हम इसके हर सेगमेंट को डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट्स फॉर्म पर क्या क्या है, सबसे पहले है मॉर्बिड कंडीशन दैट डायरेक्टली लीड्स टू डेथ, जो 1A क्वेश्चन था। फिर 1B क्वेश्चन है, ये देखें तो इसमें लेबलिंग मैंने बताया 1A, फिर 1B है और फिर 1C है, ठीक है। तो 1B क्वेश्चन क्या है कि कंडीशंस एंटीसीडेंट टू इट बीइंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डेथ, वो कंडीशन जो इस कंडीशन की वजह बनी और ये कंडीशन फिर डेथ की वजह बनी थी। फिर क्या है, अदर कंट्रीब्यूटरी कंडीशंस नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्ट और एंटीसीडेंट कॉज, वो कंडीशन जो इसकी और इसकी वजह नहीं बनी बट सम हाउ रिलेटेड टू दैट ज़रूर है, ठीक है। In order to obtain correct and factual data on the distribution of diseases, it is essential that the medical practitioner realize what is required ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं इसको आपको इसकी समरी बता देती हूँ। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि इंपॉर्टेंस क्या है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की इस फॉर्म को फिल करने की। वो ये है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर बेटर बता सकता है कि कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या क्या हुए पैथोफिजियोलॉजी को माइंड में रखते हुए, जो कि उसकी डेथ को अल्टीमेटली लीड करें, और वो हमारे लिए अगर कोई मेडिको लीगल केस है तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ में बस ये बताया गया है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात पर आएँ तो ये 1A पॉइंट पर आ जाते हैं जी। वन बाय वन हम तीनों को चारों को एक्सप्लेन करेंगे। डिजीज़ और कंडीशन दैट लीडिंग डायरेक्टली टू द डेथ, ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट था। अच्छा, जो लाइन 1A थी ऑफ द फॉर्म, द कंडीशन विच वॉज द डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ इज़ एंटर्ड, वहाँ पर हमने वो लिखनी है। दिस एंट्री डजंट मीन द मोड ऑफ डाइंग, ये मैंने आपको बता दिया, विच शुड नॉट बी स्टेटेड एट ऑल सिंस इट इज़ नो मोर देन अ सिनोनिम फॉर द फैक्ट दैट द डेथ हैज़ अकर्ड एंड प्रोवाइड्स नो यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये बताएंगे उसकी सांस बंद होने से डेथ हो गई, दैट्स नॉट समथिंग कि जो हमें बहुत ज़्यादा कोई क्लू दे रहा है, इसका मतलब आपने कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, एंड इट इज़ दस इंडिकेटिंग दैट द पर्सन हैज़ डाइड, वो कोई उसकी अंडरलाइंग डिजीज़ अंडरलाइंग पैथोलॉजी को इंडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्चुअली इट मीन्स द डिजीज़, जो अब हम जिसकी बात करें, इट मीन्स द डिजीज़, द इंजरी और एनी कॉम्प्लिकेशन विच डायरेक्टली प्रीसीड डेथ। इट कैन बी द सोल एंट्री ऑन द सर्टिफिकेट, हो सकता है कि पहले कुछ भी ना हुआ, कोई अंडरलाइंग कंडीशन ना हो, बस एट द टाइम जब उसकी डेथ हुई कुछ ऐसा हुआ दैट लीड्स टू इट्स डेथ। जैसे सडन उसको कुछ निमोनिया हो गया, सडन उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो कि थोड़े अरसे के अंदर ही उसकी डेथ हो गई, तो वो सोल कॉज होगी उसकी डेथ की। तो हम सिर्फ 1A में वही लिखेंगे, बाकी सारे कॉलम्स खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और इट मे बी अ कॉम्प्लिकेशन सच एज पेरिटोनाइटिस। अब पेरिटोनाइटिस हो सकता है उसको पहले कोई और मसला हो, कोई अल्सर हो, स्टमक का अल्सर हो, ड्यूडिनल का अल्सर हो, ड्यूडिनम का अल्सर हो, फिर वो अल्सर जो है वो परफोरेट कर गया, उस परफोरेशन की वजह से पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी। अब डेथ उसकी उस अल्सर की वजह से नहीं हुई डायरेक्ट, जब पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो गई तो वो मरा, तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉज क्या है, पेरिटोनाइटिस। तो आपने वहाँ पेरिटोनाइटिस लिखनी है। हो सकता है टॉक्सीमिया हो या सेप्टिसीमिया हो। सेप्टिसीमिया, अब ऐसा तो नहीं ना होता यकदम बंदे को सेप्टिसीमिया हो जाए, नहीं, उसको अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा, तो वो जो अंडरलाइन इन्फेक्शन है वो एंटीसीडेंट कॉज है, और सेप्टिसीमिया इज़ द डायरेक्ट कॉज। Next, it is considered whether the direct cause arose as a consequence of any antecedent disease or injury, or if it was a complication or delayed result of these. तो ये बात मैंने आपको समझा दी है। Was there an intermediate step or stage between normal health and the development of direct cause of death? वो हमें antecedent causes बताती हैं कि एक पर्सन बिल्कुल हेल्दी था और फिर अचानक से वो उसकी डेथ हो गई, तो अगर सिंगल कॉज थी तो फिर तो वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, लेकिन अगर 2 से 3 उसकी कोई क्रोनिक कंडीशन चल रही थी, कोई डिजीज़ चल रही थी, तो वो हम एंटीसीडेंट कॉजेज़ में लिखेंगे अगर वो डेथ से डायरेक्ट रिलेट कर रही हैं। द कंडीशन इफ़ एनी टू बी एंटर्ड ऑन लाइन 1B, अब ये 1B वाली लाइन की हम बात करें, दे मस्ट बी कंसिडर टू हैव एंटीसीडेंट टू द डायरेक्ट कॉज, और किस रिस्पेक्ट में एंटीसीडेंट होनी चाहिए, यानी उससे पहले आनी चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ इटियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि परफोरेशन पहले हो गई है और अल्सर बाद में हुआ है। ऑब्वियसली अल्सर पहले हुआ, अल्सर इतना डीप चला गया कि उसने परफोरेट कर दिया, अनलेस एंड अनटिल के परफोरेशन की कोई और कॉज है। अगर अल्सर की वजह से ही परफोरेशन है तो परफोरेशन बाद में होगी, अल्सर पहले हुआ होगा। तो आपका जो पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप है दो इवेंट्स के, दो डिजीज़ के बीच में, वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। उसके बाद है इफ़ इट इज़ द डायरेक्ट कॉज बीइंग ड्यू टू इट, ठीक है, या डायरेक्ट कॉज इसकी वजह से हुई हो या एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट हुई हो। If it is believed to have prepared the way for the direct cause by damage of tissues or impairment of function, a condition may be entered as an antecedent. For example, किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन ने अजीब से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए, वो टॉक्सिन्स उसके हार्ट पर एक्ट करते रहे, हार्ट के टिश्यू को डेड करते रहे, ठीक है, और उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब जो हार्ट टिश्यू डेड हुआ है ना, विच इज़ एक्चुअली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो वो उसकी डायरेक्ट कॉज होगी, ठीक है। अब हार्ट टिश्यू डेड हो गया, अब डेथ, मोड ऑफ डेथ उसका क्या है, हार्ट अटैक।
ठीक है, बट उसके अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो गई है, जो भी उसकी अंडरलाइन कॉज है वो एंटीसीडेंट कॉजेज़ में आएगी। ठीक है, अभी अगर नहीं भी समझ आ रही इस चीज़ की तो हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, अ कंडीशन कैन बी एंटर्ड एज एंटीसीडेंट ऑल्दो अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम हैज़ elapsed सिंस इट्स ऑनसेट और सिंस द अकरेंस ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम इट। तो जो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ है और जो एंटीसीडेंट कॉजेज हैं उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स भी हो सकता है, क्योंकि वो एक क्रोनिक कंडीशन चल रही है, तो हो सकता है वो बहुत पहले से चल रही हो। इन द केस ऑफ एन इंजरी के केस में होता है कि अगर कोई इंजरी हुई है ना, तो फिर एक ही डायरेक्ट कॉज ही होगी, उसकी कोई एंटीसीडेंट कॉज नहीं होगी। उसमें फिर ये होता है एंटीसीडेंट कॉज में फिर आप सिचुएशन लिखते हो कि क्या ऐसा हुआ था जो इंजरी हो गई। ठीक है, द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वायलेंस और एक्सीडेंट है प्रोड्यूसिंग इट, तो वो उसकी एंटीसीडेंट होगी, इंजरी की एंटीसीडेंट वो होगा जो चीज़ एक्सीडेंट की वजह बनी। तो उसमें आप इंजरी को 1A में लिखोगे और फिर जो वजह बनी उसको आप 1B में लिखोगे। ऑल्दो द टू इवेंट्स आर ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस, और इन दोनों में कोई खासा टाइम का फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंट है तो उसी टाइम वो सारा कुछ हुआ और उसी टाइम उसको इंजरी हुई और उसी टाइम उसकी अगर डेथ हो गई है तो फिर उसमें टाइम लैप्स बहुत कम होगा। हाइपोथेटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट और फैक्टर, आपने कुछ भी ऐसा नहीं लिखना जो आपको अपने अंदाजे से, अब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को लग रहा है शायद ऐसा हुआ हो, शायद ये इस डिजीज़ प्रोसेस इस तरह से चला हो, तो आपने अपनी हाइपोथेटिकल थॉट, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी। ठीक है, आपने पूरी जो कंफर्म एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं वही लिखनी है कॉज ऑफ डेथ और डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि एंटीसीडेंट कंडीशन लिखने से पहले आपने ये देखना है कि it must be considered whether there was any other condition antecedent to it in the same sense as described above। अब अगर आपके पास दो एंटीसीडेंट कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है, तो फिर आपने उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है कि कौन सी पहले स्टार्ट हुई और फिर कौन सी बाद में स्टार्ट हुई। ठीक हो गया, उसके बाद है जी, इन दैट केस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होल सीरीज शुड बी एंटर इन 1C, जहाँ से वो स्टार्ट हुई फिर वो आप 1C में लिखोगे, फिर जो दूसरे नंबर पर आएगी उसको इधर लिखोगे और फिर जो अल्टीमेट डायरेक्ट कॉज है फिर उसको इधर ही लिखना है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटरवीनिंग कंडीशंस, ओके, इफ़ इट इज़ थॉट दैट देयर हैज़ नॉट बीन एनी एंटीसीडेंट कंडीशंस, तो फिर आप इन दोनों जगहों को खाली छोड़ दोगे, 1B और 1C को ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है 2 वाला सेक्शन जिसमें अदर सिग्निफिकेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, जो डेथ की वजह बन सकती हैं लेकिन वो कॉज ऑफ डेथ से डायरेक्टली इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब ये क्या मतलब है इस बात का, आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 1 द मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट कंसिडर वेदर देयर वाज एनी अदर कंडीशन विच दो नॉट इन द कैजुअल सीक्वेंस इन द पार्ट 1 कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द फेटल आउटकम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा जो आपने 1 में फॉलो किया है, कोई उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, हो सकता है बहुत पहले कुछ हुआ हो, लेकिन इट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, such a condition must not be related to the direct cause of death। entry here may be made of normal pregnancy। अब देखो इसको, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है नॉर्मल प्रेगनेंसी की, कि अगर एक पर्सन, मैंने जो पेरिटोनाइटिस की एग्जांपल दी, डेथ उसकी पेरिटोनाइटिस से हुई लेकिन उससे पहले उसको परफोरेशन भी थी और गैस्ट्रिक अल्सर भी था, तो पेरिटोनाइटिस आपने कहाँ लिखा, इधर, परफोरेशन आपने यहाँ लिखी और फिर आपने गैस्ट्रिक अल्सर सबसे पहले हुआ उसको यहाँ लिखा। बट अगर वो फीमेल पेशेंट थी और वो प्रेग्नेंट भी थी तो वो प्रेगनेंसी आप उसकी यहाँ लिखोगे, क्योंकि प्रेगनेंसी is not directly related to above 3 things, but pregnancy is a high risk state for everything। ठीक है, तो रिस्क ज़्यादा है तो इट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, तो प्रेगनेंसी डेथ से रिलेटेड ज़रूर है बट वो इन कॉजेज से रिलेटेड नहीं है। इफ़ इट इज़ थॉट टू हैव कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग टू द फैटल इशू एंड, अब देखो अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो रिस्क थोड़ा सा कम होना था डेथ का, तो हम रिस्क बेस पर इसको कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, और ऑफ अ क्रोनिक डिजीज़ इन अ पर्सन हु डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंटल इंजरी। ठीक है, एक एक्सीडेंटल इंजरी हुई एक पर्सन की, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन उसको जो है कोई और बीमारी थी, कोई क्रोनिक डायबिटीज़ थी लेट्स सपोज, तो देखिए अब रिस्क ज़्यादा हो गया ना, उसमें डेथ का रिस्क बढ़ गया क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिजीज़ कंडीशन से गुजर रहा है, तो सिर्फ ये डेथ के रिस्क को ये चीज़ें इंक्रीज़ कर देती हैं, दे आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द कॉज ऑफ डेथ। तो डायबिटीज़ का एक्सीडेंट, डायबिटीज़ की वजह से तो उसका एक्सीडेंट नहीं ना हुआ, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से उसकी डेथ जल्दी हो सकती है, उसकी डेथ ज़्यादा जो है वो हाई रिस्क हो सकती है उसकी कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जी कॉजेज़ के फॉर्म से जो हमने फिल कर लिया कॉजेज़ वाले एरिया को। अब इंटरवल वाले एरिया पे आ जाते हैं। व्हेन द इंटरवल बिटवीन रिपोर्टेड ऑनसेट ऑफ ईच कंडीशन, अब लोग हो सकता है आपको उसके रिलेटिव्स बताएं कि इसको इतने सालों से ये बीमारी है। ठीक है, आप हो सकता है आप जो है वो उसके डिजीज़ प्रोसेस से अंदाज़ा लगा सकें, क्योंकि एक्यूरेट टाइम तो नहीं पता चल सकेगा, तो आपने इसमें अप्रॉक्सीमेट टाइम ही लिखना होता है। एंड द डेट ऑफ डेथ इज़ नोन, तो फिर आपने उनके दरमियान हर चीज़ में इंटरवल, और एक बात आपने देखनी है, देखिए इंटरवल बिटवीन ऑनसेट एंड डेथ। अब ये जो डायरेक्ट कॉज है इसका ऑनसेट और डेथ में कितना इंटरवल है, फिर इसका ऑनसेट और डेथ में कितना इंटरवल है, तो ये इंटरवल डाउन जैसे हम जाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद है दिस इन्फॉर्मेशन विल प्रोवाइड अ यूजफुल चेक ऑन द सीक्वेंस ऑफ कॉजेज इन पार्ट 1 एज वेल एज इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ऑफ सर्टन डिजीजेस।
तो ये हमें ड्यूरेशन बताएगा। अ फ्यू ऑफ द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आर चूजन। अब ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं आगे, अब हम बारी बारी इन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। अब देखें, एक बच्चा है, चाइल्ड, पहली एग्जांपल पढ़ते हैं। अ चाइल्ड डाइंग ऑफ टॉक्सीमिया इन एन अटैक ऑफ डिफ्थेरिया। उसको डिफ्थेरिया हुआ और उसको टॉक्सीमिया हुआ, और टॉक्सीमिया इज़ हेयर इज़ अ मोड ऑफ डेथ, और उसको जो है वो डेथ होगी उसकी। अब उसकी पहली कॉज ही क्या है? डिफ्थेरिया की वजह से उसकी डेथ होगी। 4 दिन पहले डिफ्थेरिया हुआ था और अब उसकी डेथ होगी। डायरेक्ट कॉज है, ख़त्म बात। उसकी कोई एंटीसीडेंट अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं थी, कोई और उसको मसला नहीं था। उसके बाद है चाइल्ड डाइंग ऑफ नमूनिया। नेक्स्ट केस है फॉलोइंग मीजल्स, यानी उसको मीजल्स था पहले, फिर उसको नमूनिया हुआ और वो नमूनिया से मर गया। तो नमूनिया हमारी 1A में आएगी, प्राइमरी कॉज। मीजल्स देखिए, उसको पहले एक वायरल इन्फेक्शन है और वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है, तो उसको फिर नमूनिया हो गया। अब मीजल्स की वजह से उसको नमूनिया हुआ है ना, क्योंकि मीजल्स की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है और उसको नमूनिया हो गया, तो मीजल्स 1B में आएगा, ठीक है। और नमूनिया 1A में आएगा, और इसमें और कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उसको कोई और कोई और डिसऑर्डर है। तो हमारी बस इतनी ही 2 फिल होंगी ब्लैंक्स। साथ में ड्यूरेशन बता दिया कि 6 दिन पहले नमूनिया हुआ था और मीजल्स उसको 3 वीक से है, ठीक है। उसके बाद है अडल्ट डाइंग ऑफ पेरिटोनाइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम परफोरेशन ऑफ अ ड्यूडेनल अल्सर एंड एपिथेलियोमा ऑफ द स्किन आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अब देखें, ये हमने बता दिया पेरिटोनाइटिस है, परफोरेशन है और फिर ड्यूडेनल अल्सर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये तीनों चीज़ें लिख दी। अब इसमें 2 वाले सेक्शन में क्या आएगा? एपिथेलियोमा। एपिथेलियोमा का पेरिटोनाइटिस से, परफोरेशन से, ड्यूडेनल अल्सर से कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज़ प्रेजेंट अदरवाइज इन द पेशेंट, तो इस वजह से इसको हमने 2 में रखा है, ठीक हो गया। एल्डरली मैन डाइंग ऑफ हाइपोस्टेटिक नमूनिया आफ्टर बीइंग बेडरिडन ओइंग टू फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। अब सबसे पहले कॉज बाय फॉल ऑफ फ्रॉम अ लैडर एट होम। अब सबसे पहले तो वो गिरा सीढ़ी से। अब जब वो सीढ़ी से गिरा तो उसको नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हुआ। दे आर बोथ रिलेटेड, तो ये सी में आएगा जो सबसे पहले हुआ, फिर वो बी में आएगा फ्रैक्चर, और उस फ्रैक्चर की वजह से वो बेड रिडन रहा, और बेड रिडन की वजह से जब वो एकदम से खड़ा हुआ तो उसको हाइपोस्टेटिक नमूनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेट फॉरेन वाली कॉज क्या है? हाइपोस्टेटिक नमूनिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है। इसके अंदर कोई सेकेंडरी वो नहीं है, 2 सेक्शन वाली कोई वो नहीं लिखी हुई, कोई और डिजीज़ जो अनरिलेटेड हो। उसके बाद आ जाए अडल्ट एजेड 45 डाइंग ऑफ माइट्रल इनकम्पिटेंस विच। अब उसकी माइट्रल इनकम्पिटेंस की वजह से डेथ हुई है, तो प्राइमरी कॉज यही बनेगी 3 महीने पहले, और ये उसको 3 महीने पहले था ऑन सेट माइट्रल इनकम्पिटेंस का, और 3 महीने बाद उसकी डेथ हुई है, ठीक है। इंटरवल बताया हुआ है। विच ओरिजिनेटेड इन एन अटैक ऑफ रोमैटिक फीवर। अब रोमैटिक फीवर इज़ एक्चुअली रोमैटिक फीवर के अटैक के बाद उसको माइट्रल इनकम्पिटेंस हुई। तो माइट्रल इनकम्पिटेंस और रोमैटिक फीवर के दरमियान माइट्रल एंडोकार्डाइटिस हुआ होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास सीरीज़ में पहले आएगा, उसके बाद रोमैटिक फीवर आएगा, क्योंकि रोमैटिक फीवर बहुत इनिशियल स्टेज है, ठीक है, और ये 20 साल पहले हुआ था, ठीक है। और अब और उसके अलावा कुछ नहीं है। द अंडरलाइंग कॉज इज क्रोनिक माइट्रल एंडोकार्डाइटिस ऑफ रोमैटिक ओरिजिन, तो वो अंडरलाइंग हमारे पास कॉज बनी उसकी डेथ की, ठीक है। माइट्रल एंडोकार्डाइटिस लीड टू माइट्रल इनकम्पिटेंस ना, डायरेक्ट रोमैटिक फीवर तो माइट्रल इनकम्पिटेंस नहीं कर रहा ना, बीच में माइट्रल एंडोकार्डाइटिस हुआ है, माइट्रल वाल्व की बात हो रही है। ये रोमैटिक फीवर इज एक्चुअली एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं माइट्रल वाल्व के अगेंस्ट। उसके बाद है जी अडल्ट डाइंग ऑफ शॉक। अब शॉक की वजह से अडल्ट की डेथ होगी। अब हो सकता है उसका सांस बंद होने की वजह से डेथ हुई हो, वो मोड ऑफ डाइंग होगा, ठीक है। शॉक है तो वो हमने लिख दिया पोस्ट ऑपरेटिव शॉक फॉलोइंग रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर फॉर कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अब जो ये रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर फॉर कोलिसिस्टाइटिस, तो हमारे पास कोलिसिस्टैक्टमी फॉर आफ्टर कोलिसिस्टाइटिस, ये हमारे पास फर्स्ट एंटीसीडेंट कॉज में आ गया, और क्रोनिक नेफ्राइटिस ऑल्सो बीइंग प्रेजेंट। अच्छा, और कोलिसिस्टाइटिस उसको क्यों हुआ? कोलिसिस्टाइटिस को गॉल स्टोन्स की वजह से हुआ था, ठीक है। तो गॉल स्टोन्स लीड टू कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस की वजह से हुई कोलिसिस्टैक्टमी, ये दोनों हमने एक साथ लिख दिए, और हमारे पास ये गॉल स्टोन्स आ गए सबसे पहले विद टाइम जोन, और उन्होंने बताया क्रोनिक नेफ्राइटिस ऑल्सो प्रेजेंट। अब देखो, डेथ उसकी शॉक की वजह से हुई है, और शॉक जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव किया तब आया, ठीक है। तो शॉक डेथ जो है इट इज टोटली रिलेटिंग टू गॉल स्टोन्स, कोलिसिस्टाइटिस और कोलिसिस्टैक्टमी से। डेथ फिलहाल हमें किडनी से कोई लिंक नहीं नज़र आ रहा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो दैट्स वाई हमने 2 सेक्शन में क्रोनिक नेफ्राइटिस को रखा है, ठीक है। और अंडरलाइन कॉज हमारी एक्चुअली बात शुरू गॉल स्टोन से हुई है जो उसकी डेथ की वजह बनी है, ठीक है। सो बाकी भी ये एग्जांपल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी एग्जांपल देख सकते हैं। बाकी एनआरए में ये लिखी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आपको 4 से 5 करवा दिए हैं, दैट्स इनफ। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।